पिछले लेक्चर में हमने यूपीएससी के 2019 के पेपर की शुरुआत की थी और क्वेश्चन नंबर 1 to 20 डिस्कस कर लिया था सारे कॉन्सेप्ट के साथ, सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 21 to 40। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड से शुरुआत हुई और क्रॉप बाद में कहाँ चला गया? ओल्ड वर्ल्ड में। अब एक नॉर्मल एस्पिरेंट अगर नहीं जानता न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड क्या है, कैसे करे, तो उसको तो बड़ी परेशानी हो जाएगी यहाँ पे कि भाई ये न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड क्या है। वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा कि ब्रिटिश लोगों ने जो नए नए कॉलोनीज़ खोजे थे वो न्यू वर्ल्ड है, तो उस हिसाब से इंडिया भी न्यू वर्ल्ड हो गया और फिर वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। लेकिन अगर एलिमिनेशन से पहले सॉल्व करना चाहें तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन जब एनसीईआरटी की थीम में पढ़ी थी या तमिलनाडु में पढ़ी थी तो वहाँ पे कॉटन के प्रूफ मिले आपको? नहीं देखा था आपने? कॉटन तो देखा था ना आपने कि कॉटन की लोग सिलाई बुनाई करते थे, वहाँ पे कॉटन तो सीधे सीधे मिला हुआ है। तो यू नो वेरी वेल कि अगर आप इंडिया को न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड का नहीं भी पता हो तो इतना तो पता है कि बहुत एक एंशियंट सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन है वहाँ पे कॉटन था। तो कम से कम इतना तो हमें पता है कि ओल्ड वर्ल्ड में कॉटन नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुराना है। इंडिया से रिलेट करें ना करें, आप उसको सेंट्रल एशिया के पास माने, आपके मन में लगे कि वो वेस्टर्न एशिया है, कुछ भी है ऐसा मन में बना हुआ है, आई एम नॉट गोइंग इन दैट। आई एम सिंपली सेइंग कि कॉटन जब एंशियंट सिविलाइजेशन में मिला हुआ है, आज के 5000 साल पहले मिला हुआ है, 4000 साल पहले मिला हुआ है, तो कॉटन न्यू वर्ल्ड में बना था ऐसा तो नहीं होगा। तो आप ऑप्शन में देखिए, कॉटन और यहाँ पे कॉटन, ये दोनों ऑप्शन को तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे वर्डिंग से कि कॉटन एक एंशियंट सिविलाइजेशन की चीज़ है। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन और फिर आपका चाइना का सिविलाइजेशन, ये दोनों जगह कॉटन मिलते हैं। इंडिया में पहले मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ओल्ड वर्ल्ड में कॉटन तो पक्का था यार। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे वर्डिंग से। दूसरा, क्या आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था? तो ये नहीं पढ़ा था कि आपके जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे वीट और बार्ली सबसे पहले क्रॉप उगाए गए थे, चावल से भी पहले। अभी चावल का बोल रहे कोल्डिहवा यूपी में, उससे पहले हुआ था बार्ली वीट से, ऐसे भी बातें कर रहे हैं, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में वीट और बार्ली तो आपने पढ़े थे ना, तो वीट वाला ऑप्शन भी निकल गया। आंसर तो सीधा सीधा एलिमिनेशन से आपके पास आ गया। मज़ा आया कि नहीं आपको? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब आप एंशियंट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने वीट सुना था, वहाँ पे आपने कॉटन भी सुना था, और ये बोल रहे हैं कि ऐसे कौन से क्रॉप हैं जो कि न्यू वर्ल्ड में पहले थे, ओल्ड वर्ल्ड में बाद में गए हैं। तो एक एंशियंट वर्ल्ड में जब ऑलरेडी कॉटन और वीट था तो वहाँ से न्यू वर्ल्ड में जाएगा, न्यू वर्ल्ड में जाएगा ना, जाना होगा तो ओल्ड वर्ल्ड से, तो न्यू से ओल्ड में तो नहीं जाएगा। आंसर तो सीधा आ गया एलिमिनेशन से। लेकिन अगर आप जानना चाहें कि ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड क्या होता है, अगर वो जानते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे बदनाम विकिपीडिया का। न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड एक वो टर्म है जो कि अर्थ के वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए अप्लाई होता है, खास करके अमेरिकाज के लिए। 16th सेंचुरी में जब यूरोप में एज ऑफ डिस्कवरी शुरू हुई तो इटालियन एक्सप्लोरर जो थे उन्होंने बोला कि अमेरिका जो हमें दिख रहा है एक नया कॉन्टिनेंट ही दिख रहा है, इसके पहले तो आप अपने एशिया को वहाँ पे न्यू वर्ल्ड में मत डाल लीजिएगा। वो खुद ही बोल रहे हैं कि इसके पहले उनका ये मानना था कि होराइजन जो है पूरे वर्ल्ड का, उसमें अफ्रीका है, यूरोप है और एशिया है, और ये तीनों को मिला के ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। तो इंडिया किस में आएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में आएगा? ओल्ड वर्ल्ड में आएगा। इंडिया को न्यू वर्ल्ड में नहीं काउंट किया था उन्होंने। एशिया के बारे में वो बहुत पहले से जानते थे, यूरोप के बारे में बहुत पहले से जानते थे, अफ्रीका के बारे में बहुत पहले से जानते थे। मौर्यन एम्पायर से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ट्रेड चल रहा है इस एरिया में। अफ्रीका, यूरोप, एशिया टुगेदर ये ओल्ड वर्ल्ड है। तो न्यू वर्ल्ड में क्या आ जाएगा? अमेरिका आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया वाला आ जाएगा। विकिपीडिया कितने अच्छे से आपको समझा चुका। ये प्यारा सा मैप देखने के बाद तो आपका सारा कन्फ्यूजन ज़िंदगी भर का ख़त्म हो जाएगा। ये जो एरिया है जो आप देख रहे हैं, येलो वाला और साथ ही साथ जो ग्रीन वाला, ये सारे जो हैं आपके ओल्ड वर्ल्ड के रीजन में आएंगे। मेन आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है, न्यू वर्ल्ड क्या है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का एक बड़ा पार्ट, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे न्यू वर्ल्ड में। तो मेजरली आप किस पे फोकस करें? ऑस्ट्रेलिया, जो कि मैप जब ग्लोब बनेगी तो यहाँ पे आएगा ना। तो पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका खास करके याद रखिएगा कि ये ओल्ड वर्ल्ड में है। और यहीं पे साउथ अमेरिका में खेती करवाई गई थी सबसे पहले, या कहें कि वहाँ से आया था टोबैको, कोकोआ, रबर, ऐसी सारी चीज़ें जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अराउंड बहुत होती थी। कोकोआ, रबर और साथ में टोबैको, ये ओल्ड वर्ल्ड से आया है। इंडिया में भी आप सुनेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
कि पोर्तुगीज़ एम्पायर जो यहाँ पे रूल करता था वो इंडिया में क्या क्या लेकर आया था। तो ये वहाँ से टोबैको तो वगैरह तो लाए ही थे, और साथ ही साथ इनफैक्ट टोमेटो भी देखिए उधर से ही आया था, है ना। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ओल्ड वर्ल्ड में क्या क्या, टोबैको, कोकोआ, रबर वगैरह जो थे न्यू वर्ल्ड से आए थे, साउथ अमेरिकाज वगैरह से, अमेरिका से आए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है स्पेसीज के बारे में, और तीनों स्पेसीज का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो एक स्टेटमेंट से आप दूसरा एलिमिनेट नहीं कर सकते। पहला बहुत आसान है, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। इंडिया तो छोड़ो, इंडिया के भी गुजरात में, गुजरात तो छोड़ो, गुजरात के भी गिर में, यहीं पे सारा का सारा एशियाटिक लायन है। नेचुरली बोला है, जो पाकिस्तान में बब्बर शेर और अफगानिस्तान ईरान में फ़ोटोज़ देख रहे हैं वो कैप्टिव है, नेचुरली नहीं है, जंगल में पाया जाएगा। तो गिर फॉरेस्ट गुजरात इंडिया में, वहीं पे बस एशियाटिक लायन और कोई नहीं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सारी स्पेसीज एक जगह, कल को कोई इलनेस फैली तो सारे को दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको रिलोकेशन की भी बात हो रही है कि कुछ वहाँ पे ऑर्गेनिज्म को दूसरी जगह पे डाल दिया जाए। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि गुजरात के एशियाटिक लायन की जब ट्रांसफ़र की बात हो रही है इंडिया में, कहीं और भी बसाया जाए, तो वो कहाँ की बात हो रही है, स्टेट का नाम बताइएगा जिसकी पीएससी भी आने वाली है, और उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क जहाँ पे उसको डालने की बात हो रही है वो भी बताइएगा। साथ ही साथ ये बताइए कि क्या ये हो गया है, इज इट डन और नॉट डन ऑलरेडी, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एशियाटिक लैंड फाउंड इन इंडिया ओनली, यू वेरी वेल नो, बट इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वन तो 3 ऑप्शन में है, डबल हम्प्ड कैमल, इसको बाद में देखेंगे। वन हॉर्न राइनोसेरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। वन हॉर्न राइनोसेरस तो जो भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है भूटान के नेशनल पार्क के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और हर कोई जानता है कि भूटान में मिलता है, इंडिया में भी मिलता है। और पहले तो उसका एरिया तो अगर बात करें तो पूरा ऐसे करके एरिया था उसका, अब सिमट के इतने में रह गया। नेपाल वगैरह के एरिया में भी वन हॉर्न राइनोसेरस की बात है। तो वी नो कि दिस इज़ रॉन्ग, वन हॉर्न राइनोसेरस इज नेचुरली फाइंड इन इंडिया ओनली, नो, भूटान में भी है, रॉयल वाले में, नेशनल पार्क में उनके। तो 3 नहीं होगा, वी नो, 3 नहीं होगा, वी नो, और 1 होगा, वी नो। तो वी आर एट द आंसर, राइट। चलो इतने से आंसर हो गया हमारा। अगर 3 का क्लियर होता कि भाई वो भूटान में भी है, नेचुरली इन इंडिया ओनली नहीं है, तो 3 को एलिमिनेट करने के साथ हो गया। तो आपको यहाँ पे डबल हम्प्ड राइनो, ये कैमल वगैरह की नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। अगर आप एशियाटिक लैंड पे क्लियर हैं, राइनो पे अपने क्लियर हैं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये राइट है, तो यू आर एट द राइट आंसर परफेक्टली। पड़ी क्या ज़रूरत डबल हम्प्ड कैमल को समझने की। तो क्वेश्चन तो आपका एलिमिनेशन से आसानी से सॉल्व हो गया, इसको दोनों को देख के कि 1 होगा 3 नहीं होगा, और इस तरह से आपका आंसर आ गया। डबल हम्प्ड कैमल आपने नहीं सुना था, देखा था, आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं तो नॉलेज सीकर, और मैं आपको अगर 2 मिनट में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, नॉलेज जो आपके लिए उपयोगी है एग्जाम के लिए, तो क्या बुराई है। चलिए देखते हैं। ये है हमारा प्यारा डबल हम्प्ड कैमल। डबल हम्प्ड कैमल को हम लोग बैक्ट्रियन कैमल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रीजन देखिए कहाँ पाया जाता है। जब मैं उसको एक्सपेंड करूँगा तो आपको समझ में आएगा। जो एंशियंट बैक्टीरिया का एरिया है, मतलब कि सेंट्रल एशिया का एरिया, देखिए कहाँ कवर कर रहा है, ये पूरा मंगोलिया है ना। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का एरिया, पूरा सेंट्रल एशिया का एरिया। स्टेपी का जो क्लाइमेट है, ये मैंने आपको तमिलनाडु की नई हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ाया है। ये स्टेपी जो है पूरा यूरोप से लेके सेंट्रल एशिया में फैला हुआ है, घास के और यहीं से अच्छे घोड़े भी आए थे, हॉर्स भी जो हमारी कंट्री में आए थे अच्छे क्वालिटी के, वो भी आए थे, क्योंकि स्टेपी का क्लाइमेट है, घास चरने वाली चीज़ें होंगी, और घास चरने वाली चीज़ें होंगी तो कैमल भी होगा, हॉर्स भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, गधे भी होंगे, वो तो हम भी हैं, ठीक, इंक्लूडिंग मी। तो ये पूरा एरिया है। लेकिन इस एरिया में विकिपीडिया ने अब यही पे है कि विकिपीडिया यूज़फुल है, ऑलवेज रिलायबल नहीं है। ये कैमल क्या है कि इस एरिया में पाया जाता था, ओरिजिन यहाँ पे है, इसलिए बैक्ट्रियन कैमल बोलते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि एंशियंट सिल्क रोड जो चलता था पूरा, है ना, सिल्क रोड, ये पूरे एरिया से जाता था। इंडिया में भी लद्दाख वाले एरिया में आता था चाइना से, तो इंडिया के लद्दाख में भी आपको ये मिलेगा। मंगोलियन कैमल भी बोलते हैं। डोमेस्टिक बैक्टीरियन कैमल क्यों बोलते हैं कि ये वाइल्ड में नहीं पाया जाता, डोमेस्टिकेटेड ही होता है। कैमल हमेशा, कैमल वाइल्ड में नहीं मिलता, कैमल हमेशा डोमेस्टिकेटेड ही होता है। सेंट्रल एशिया में स्टेपीज क्लाइमेट में मिलता था ये, ठीक है। और इंडिया में आप मोस्टली जो देखते हैं वो सिंगल हम्प्ड कैमल है, या सऊदी अरबिया में जो देखते हैं वो सिंगल हम्प्ड कैमल है। तो इंडिया में डबल हम्प्ड कैमल है कि नहीं है, ये मुझे ठीक से यहाँ पे नहीं पता चला। तो मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने गूगल किया। उसके पहले मैंने विकीपीडिया पे ये पेज देखा इसका, कि सब जगह है ये सेंट्रल एशिया में, पाकिस्तान में भी इसकी 200 स्पेसीज है, इंडिया में भी 100 से ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी है। वहीं पे है जहाँ पे सिल्क रोड की कनेक्टिविटी मंगोलिया चाइना के एरिया से होती थी। दैट मीन्स कि इंडिया का मैप में ये जो एरिया है, नुब्रा वैली का जो एरिया है, जो लद्दाख का एरिया है, यहाँ पे डबल हम्प्ड कैमल की छोटी सी पॉपुलेशन है। अभी 200 के आसपास हुई है कंजर्वेशन करके। और खुशकिस्मती से जो न्यूज़ में गूगल करने के बाद मैंने देखा था कि इसका क्या है इंडिया से रिलेशन, तो ये जनवरी 2021 का एक आर्टिकल था, वायर वगैरह में पब्लिश था।
वहाँ पे जो पढ़ा था मैंने वो यहाँ पे मिलिट्री यूज़ करके लिखा हुआ है ऑलरेडी विकिपीडिया पे। इंडियन आर्मी इन कैमल्स को पेट्रोलिंग के लिए लद्दाख में यूज़ कर रही है। इन पे क्या होता है कि वेट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ट्रायल किया गया, स्टडी की गई तो देखा गया कि सिंगल हम्प्ड कैमल जो था और जो राजस्थान से आया था, डबल हम्प्ड कैमल जो है बेटर सूटेड है इस एरिया में, लद्दाख के एरिया में। तो पेट्रोलिंग के लिए चाइना के साथ बॉर्डर में इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत रिसेंट न्यूज़ है। ओके, बिना पानी के ये आराम से 72 आवर्स उस एरिया में भी रह सकता है। तो डबल हम्प्ड कैमल कहाँ पे इंडिया में? लद्दाख नुब्रा वैली के रीजन में। मिलिट्री यूज़ कर रही है, हाँ पेट्रोलिंग में यूज़ कर रही है। पॉपुलेशन कितनी है? कम है। बाकी इन कंट्रीज़ में पाया जाएगा। और इसको बैक्टीरियन कैमल क्यों कहते हैं? क्योंकि एंशियंट जो बैक्टीरियन सिविलाइजेशन थी सेंट्रल एशिया की स्टेपी क्लाइमेट, वहाँ पे इसकी ओरिजिन हुई थी। और ये एंटायरली डोमेस्टिकेटेड है, ये भी याद रखें आप। तो हालांकि इतनी तो नॉलेज होती नहीं एग्जाम के टाइम पे पहले तो। डबल हम्प्ड कैमल नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली गलत था, ठीक है। और वो भी पता रहता तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन खैर हमारा क्वेश्चन तो उसके बिना सॉल्व हो गया, हमारा क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। एकदम बेसिक सोर्स। चले आइए आप एनसीईआरटी के फाइन आर्ट में, फाइन आर्ट एनसीईआरटी की बुक निकालिए। हम्पी मसूलीपट्टनम सूरत पे लो। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। हम्पी जो है कृष्णा रिवर में जो तुंगभद्रा मिलती है, देखिए एक रायचूर दोआब करके कृष्णा ऐसे बह के आती है, और ये कर्नाटक का एरिया ऐसे है, कृष्णा बह के आती है कर्नाटक के एरिया में ही, कृष्णा बह के ऐसे नीचे जाती है और आपके जो सी है बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। वहाँ पे तुंगभद्रा रिवर उसको ज्वाइन करती है। ये जो पूरा यहाँ पे दो नदियों के बीच का जो ज़मीन बनता है उसको दो आब कहते हैं, क्योंकि आब मतलब रिवर होता है, जैसे आपका पंजाब है ना, 5 नदियों के बीच में जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे दो आब, ये कहलाता है रायचूर दो आब, और ये बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है। और इसी कारण यहाँ पे एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे आपके विजयनगर एम्पायर के लोग, और उन्हीं का विजयनगर एम्पायर का जो ही रूइन बच गया है उसी को हम लोग बोलते हैं हम्पी की रूइंस, है ना। बेंगलोर से आप ट्रेवल करने जा सकते हैं, लोग जाते भी हैं, वो आप देख रहे इमेज में देख ही लीजिए, ये हम्पी की रूइंस है ना। तो बेंगलोर से लोग घूमने जाते हैं। तो ये तुंगभद्रा रिवर के पास है, कृष्णा भी कह सकते हैं, कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में है। रायचूर दो आप भी कह सकते हैं। एक तरफ थे आपके विजयनगर एम्पायर के लोग, है ना, कृष्णा देवारिया वगैरह। दूसरी तरफ साथ में जो सल्तनत के लोग थे आपके, सल्तनत के लोग मतलब कि जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया था वहाँ से भी सल्तनत थे, और फिर आपके जो महाराष्ट्र का एरिया था दौलताबाद वगैरह का, वहाँ से भी सल्तनत थे। तो सारे इनसे लड़ाइयाँ कर रहे थे, है ना। इस बस रायचूर दोआब के लिए, क्योंकि बहुत ही फर्टाइल लैंड थी। इनफैक्ट इनके फोर्ट जो होता था ना उसके अंदर भी इतनी फर्टाइल लैंड थी कि पूरा फोर्ट पे सीज हो रहा है बाहर से, और ये लोग वहाँ पे अपना धान चावल उगा के 6 महीने गुजारा कर लेते थे। ये तुंगभद्रा और कृष्णा बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको इसको आप हम्पी को मालप्रभा से तो कनेक्ट नहीं कर सकते। मालप्रभा घाट प्रभा अलग है। तो ये तो आप जानते थे कि 3 रॉन्ग है, और 3 रॉन्ग होते ही आपका आंसर 1 और 2 निकल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक समझ गया ना। हम्पी तो विजयनगर एम्पायर, आप वो भी पढ़िएगा ना जब थीम पढ़िएगा। थीम में भी जो विजयनगर एम्पायर है वहाँ भी ये दिया हुआ है, फाइन आर्ट में भी दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है यार। एनसीईआरटी पढ़ के जाओ। हम्पी तो रॉन्ग हो गया ना, वहाँ पे तो तुंगभद्र कृष्ण की बात हो रही है। मालप्रभा कहाँ से, घाट प्रभा कहाँ से? हम्पी रॉन्ग हो गया तो काम हो गया हमारा, और देखने की जरूरत क्या, आराम से राइट करके आइए। वहाँ पे मालप्रभा रिवर की तो बात ही नहीं हुई है। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है, पढ़ के जाएंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोल रहे हैं कि इंडिया में जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है कुछ स्टेट में हाई है, उसके हिसाब से कुछ स्टेट में लो है। तो ये क्यों है? इसका कारण होता है प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। दूसरे इसमें एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं। आप देखिए कैसे कैसे वेग ऑप्शंस हैं। ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये कोई रिलेशन तो नहीं हुआ कि किसी स्टेट में ज़्यादा पॉवर्टी किसी में कम पॉवर्टी है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट की जो होता है वो अलग अलग होता है। अरे यार ये तो इंडिविजुअल लेवल पे पॉवर्टी की बात देखते हैं ना, तो स्टेट का ओवरऑल कितना ग्रॉस जीएसडीपी कितना है नहीं है उससे क्या मतलब है, कंट्री से भी मतलब नहीं है। पॉवर्टी तो इंडिविजुअल फैमिली इंडिविजुअल पे काउंट किया जाएगा, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो सारे लोग पॉवर्टी के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड करते हैं क्या? ऐसा भी कुछ नहीं है। ये पॉवर्टी एलिमिनेशन का टेक्निक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब बेसिस पे पॉवर्टी कम ज़्यादा होती है। ऑफिशियल लाइन की बात हो रही है ना, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन की बात हो रही है कि कितना पे ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन बना हुआ, वो प्राइस पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं सामान इतने सस्ते हैं कि ओवरऑल इनकम के हिसाब से देखें अगर खरीदने की कैपेसिटी तो ज़्यादा है, प्राइस लेवल से डिपेंड करता है। ये क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से तो कोई रिलेशन नहीं है, वो तो एक निजात का तरीका है कि भाई पॉवर्टी है इसको दूर करना। ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगी क्या? पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इतना ऑब्वियस तो आंसर नहीं होगा। ये तो स्टेटमेंट में दिया कि ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन क्यों वेरी करती है, और बोल रहे पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट।
हमें तो ये जानना है कि क्यों वेरी कर रही है स्टेट टू स्टेट। प्राइस लेवल जो होते हैं स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, और यही जो है ना एक प्लानिंग कमीशन का क्रिटिसिज्म भी था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो पॉवर्टी की कैलकुलेशन की जाती है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे की जाती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। अब दिल्ली में मान लीजिए कि किसी को इनकम मिल रही है 1,000 रुपये, और मेरे धनबाद झारखंड में मिल रही है इनकम 1,000 रुपये। दिल्ली में समोसा मिलता है 10 रुपये का, 20 रुपये का, तो आप यहाँ पे 100 समोसे खरीद पाएंगे, है ना। आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 समोसे खाने में चला गया पूरा। अब मेरे धनबाद में समोसा मिलता है 2.5 रुपये का, तो आप वहाँ पे कितना खरीद पाएंगे, आप 400 खरीद पाएंगे। तो दोनों में रियलिटी में गरीब कौन ज़्यादा है, ये दिल्ली वाला गरीब है जो 1,000 कमा रहा है, या झारखंड वाला गरीब है जो यहाँ पे मतलब 1,000 कमा रहा है। झारखंड वाला तो 1,000 में भी बहुत सामान खरीद ले रहा है, दिल्ली वाला 1,000 में महंगाई के कारण कुछ नहीं खरीद पा रहा है। तो यही कारण है कि ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन जो होते हैं कुछ स्टेट में हाई होते हैं, कुछ दूसरे स्टेट से, क्योंकि प्राइस लेवल जो है वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। आपकी इनकम से आपकी पॉवर्टी नहीं देखी जाती, आपके एक्सपेंडिचर से देखी जाती है। एक्सपेंडिचर आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, खाने पीने में आपका कितना खर्च हो रहा है, वो देखा जाता है, ठीक है। और ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में आया था, ठीक है। सल्फेट एरोसोल जो होते हैं ना वो कूलिंग करते हैं। इनफैक्ट वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सल्फर निकलता है, और इसकी ये प्रॉपर्टी है कि बहुत ज़्यादा सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, लौटा देता है। तो इससे ग्लोबल कूलिंग होती है, याद रखिएगा। वॉल्केनो से निकलने के बावजूद भी सल्फेट जो है ग्लोबल कूलिंग कराता है, कराता है, सॉरी। तो अगर सल्फेट एरोसोल डालने की बात हो रही है, और दूसरा क्या है सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक, विकीपीडिया पे आंसर मिलेगा क्या, यस मिलेगा। सीरस क्लाउड क्या होते हैं, बहुत ऊंचाई पे आप देख रहे हैं ना, ये पतले पतले जो क्लाउड होते हैं सीरस क्लाउड, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो क्यूमुलोनिम्बस सीरस ऐसे करके क्लाउड पढ़ेंगे। सीरस क्लाउड थिनिंग क्या है, एक क्लाइमेट इंजीनियरिंग का तरीका है। जब क्लाइमेट खुद से नहीं संभल रहा तो क्लाइमेट में इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। ये होते क्या हैं, ये बहुत ऊंचाई पे हाई कोल्ड आइस लाइक एरियाज होते हैं, रिफ्लेक्ट भी करेंगे सनलाइट को, लौटा भी देंगे, है ना। लेकिन जो अंदर चला आएगा सनलाइट उसको फिर अब्जॉर्ब भी कर लेंगे, और अब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, वार्मिंग करेंगे। जब सनलाइट, ये अर्थ है, ये क्लाउड है, ऊपर से सनलाइट आती है तो थोड़ा तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन फिर जब ज़मीन गर्म हो जाती है तो फिर जब रेज लौटती हैं तो वो इंफ्रारेड के फॉर्म में लौटती हैं, है ना। जब उनका फ्रीक्वेंसी घट जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है तो इंफ्रारेड को अब्जॉर्ब कर लेती हैं क्लाइमेट के अराउंड जो क्लाउड वगैरह, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्शन ज़्यादा कर देती तो मज़ा आ जाता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी है, बाकी क्लाउड के हिसाब से सीरस क्लाउड बड़े बदमाश हैं। इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, रिफ्लेक्शन कम करते हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग करा देते हैं। तो इनका अगर हम किसी तरह थिनिंग कर दें, पतला कर दें, तो क्या होगा कि जो अब्जॉर्प्शन, चूँकि देखिए सीरस क्लाउड की ये प्रॉपर्टी है कि ये वार्मिंग ज़्यादा करते हैं, कूलिंग कम करते हैं। वार्मिंग कैसे करते हैं बताइए, इंफ्रारेड जो सन आपके जो अर्थ से लौट के सन रेज जाती हैं उसको ऑब्जॉर्व करके वार्मिंग करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं। और कूलिंग उतना ज़्यादा नहीं करते। कूलिंग कैसे करते हैं, शुरुआत में ही जो सन रेज अर्थ पे आ रही हैं उसको रिफ्लेक्ट करके। तो ओवरऑल क्या करते हैं सीरस क्लाउड, ओवरऑल क्या करते हैं, ये ज़्यादा वार्मिंग करते हैं। तो इनके अगर थिन कर देंगे तो ये ऑब्जॉर्व नहीं करेंगे, और उस तरह से ये जितना वार्मिंग अभी कर रही हैं उतना वार्मिंग नहीं करेंगे। तो या तो आप थिन कर दें, नहीं तो रिमूव कर दें ऐसे क्लाउड को, तो क्या होगा, हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी जो होती है वो आपके क्लाउड की घट जाएगी, है ना। तो इससे अर्थ पे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। कैसे होगा, जो यहाँ से इंफ्रारेड लौट के जा रही थी वो सीरस से ऑब्जॉर्व नहीं होगी क्योंकि वो पतला हो गया, चला गया, और इस तरह से बचाव होगा। तो ये क्लाइमेट इंजीनियरिंग का तरीका है। कैसे किया जाता है ये मुझे नहीं पता, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इतना नहीं पढ़ेंगे, जानने की जरूरत भी नहीं है यार। तो आंसर क्या हो गया इसका, सल्फेट एरोसोल का और सीरस क्लाउड थिनिंग का, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। आई नो यहाँ पे आप लोग अगर पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो दो में आपको कन्फ्यूजन होगा, क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन्स इन सम रीजन, क्योंकि यहाँ पे आपने सल्फेट एरोसोल सुन लिया, क्लाउड सुन लिया, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद ये आर्टिफिशियल रेन कराने की बात हो रही, तो कन्फ्यूज मत होइए। आर्टिफिशियल रेन के लिए हम लोग केमिकल डालते हैं जो क्लाउड सीडिंग के लिए, तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रोजन, है ना। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, इससे क्या करते हैं, इसको प्लेन वगैरह से अगर आप क्लाउड पे सिल्वर आयोडाइड को डाल दें या पोटेशियम आयोडाइड को डाल दें या CO2 का सॉलिड फॉर्म डाल दें, ड्राई आइस, तो उसमें सीडिंग हो जाती है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बन जाते हैं। उसके अराउंड वाटर ड्रॉपलेट जमा होकर बारिश कर देते हैं,
तो कहीं पे अगर ड्राई क्लाइमेट हो गया बहुत ज़्यादा राजस्थान वगैरह में, तो आप क्लाउड सीडिंग करा सकते हैं। मानसून में प्रॉब्लम आ रही है तो क्लाउड सीडिंग, उसके लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, CO2 सॉलिड फॉर्म में, मतलब कि सॉलिड, ये क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड, सॉरी ड्राई आइस, इसको सबको करके आप कर सकते हैं। ड्राई आइस मतलब पानी का आइस नहीं होता, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म, उससे कराया जाता है आर्टिफिशियल रेन। सल्फेट एरोसोल से, क्लाउड थिनिंग से नहीं कराया जाता, वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म पायरोलाइसिस, पिछले साल के PT 365 में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है। देखिए, कहीं भी लाइसिस वर्ड आए ना तो इसका मतलब होता है ब्रेक करना, किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ना, है ना। पायरो मतलब होता है फायर, एकदम गर्म पानी में, इसको आप इंसिनरेशन भी कह सकते हो, जलाना, कंप्लीटली जलाना। पायरोलाइसिस गर्म चीज़ में एकदम तोड़ देना, गर्म दाह में। पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक पायरोलाइसिस में आप गर्म में उसको तोड़ देते हो, प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या होता है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन में आप उसको प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट कर देते हो, फिर वो उसके गैसिफाई हो जाता है और चला जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। किस लिए किया जाता है ये, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में। इसमें करते क्या है कि जितना भी आपके घर से वेस्ट वगैरह जनरेट हुआ है, ये फैक्ट्री में ले जाके जहाँ पे ये चीज़ की जाती है उसको डाल दीजिए कचड़े को, प्लास्टिक है, कुछ भी है, सब कुछ टूट जाएगा, फायर में उसकी पायरोलाइसिस हो जाएगी, उसका गैसिफिकेशन हो जाएगा, और वो हार्मलेस गैसेज होते हैं, H2O वगैरह बनता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से फिर वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में वो कन्वर्ट करके आप उससे काम चला सकते हैं, हाइड्रोजन वगैरह भी लिबरेट होगा, ठीक है। तो एक तरफ वेस्ट था, उससे एनर्जी जनरेट होगी, फिर इससे आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कर सकते हैं, थर्मल पावर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली में तो शायद एक है भी ना इसके रिलेटेड फैक्ट्री, जहाँ तक मुझे याद नहीं आ रहा, या वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए मतलब काफ़ी दिल्ली गवर्नमेंट वगैरह भी ट्राई करिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेके। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में लिमिटेड है, और उसमें भी यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व लिमिटेड है। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि लेटेस्ट इंडिया में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड किया गया, लेटेस्ट बताइएगा ना, प्लीज़ बताइएगा। और उसमें बताइएगा कि उसमें कौन कौन से नेशनल पार्क, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कौन कौन सी स्पेसीज वहाँ की फेमस हैं, किस स्टेट में पड़ेगा, और मल्टीपल स्टेट में तो दोनों स्टेट के नाम बताइए। इतना कर दीजिए, लेटेस्ट मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड होने वाला, यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में इंक्लूड होने वाला इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व बता दीजिए। ऐसे तो मैं स्टेट बाय स्टेट आपको मैपिंग करा रहा हूँ, तो सारे बायोस्फीयर रिजर्व का डिस्कशन करूँगा, उसमें आगे जब आप जाएंगे तो उसमें आपको अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व भी मिलेगा। विकिपीडिया से सॉल्व नहीं होता है क्या, देखें, चलिए देख लेते हैं। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, अगर इसकी आपकी मैपिंग करनी विकिपीडिया से तो मैपिंग कर लेते हैं पहले, है क्या। यहाँ पे जब मैंने इमेज को बड़ा कर दिया तो दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पे लोअर पोर्शन पे लोकेटेड है, यहाँ पे अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। छोटे में भी देख लीजिए, दिख रहे हैं, केरला के बॉटम वाले एरिया में ऐसे लोकेटेड है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। तमिलनाडु और केरला दोनों में जॉइंटली लोकेटेड है, ओके, एकदम नीचे वाले पोर्शन में। तो चूँकि केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर टच होता रहता है ना, तो ऐसे जो एरिया आ रहा है तो यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन पे लोकेटेड है, ठीक। यहाँ पे तमिलनाडु का तिरुवनेलवी डिस्ट्रिक्ट होगा, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट होगा, और अगर बात करें केरल की तो तिरुवनंतपुरम और साथ ही साथ पट्टनमीठा करके डिस्ट्रिक्ट होगा, ओके। इन सब में नहीं जाते हैं, अभी देखते हैं कि क्या है ये विकिपीडिया के हिसाब से। तो बोल रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा अगस्त्यमाला, वो गलती से मैंने अगस्त्यमालाई पीक खोल दिया था, देखिए इंडिया का मैप सही से नहीं बना था। खैर, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व देखिए, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व इज बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया 2001 में बना था, साउथ मोस्ट एंड ऑफ वेस्टर्न घाट में पड़ेगा, और इतना सब बड़ा सा एरिया 3500 किलोमीटर स्क्वायर का केरला तमिलनाडु में है। इतना हमें मिल गया, पता चल गया अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ पे अगस्त्यमालाई पीक भी है, ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे दोनों स्टेट में कंबाइंडली है। इसको 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे क्या क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेंडुरूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलक्कड़ टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंदुथुराई टाइगर रिजर्व, ये सारे यहाँ पे हैं। इसको 2016 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में भी डाल दिया गया था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं विकिपीडिया से अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ के चले जाते एग्जाम में, सारे तो 12-13 हैं, पढ़ के चले जाते तो काम होता कि नहीं। फिर से नाम को देख लेते हैं, शेंडुरूनी, पेपरा, नैयर, कलक्कड़, नैयर, शेंडुरूनी, केकड़ा, पलक्कड़। नाउ कम टू द क्वेश्चन, ठीक। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके, बायोस्फीयर रिजर्व में हैं आपके ये लोकेशन, नैयर, पेपरा, शेंडुरूनी, कलक्कड़। पूरा पूरा विकिपीडिया से है कि नहीं है, मुझे सच्चाई से बताओ। नैयर, पेपरा, शेंडुरूनी, कलक्कड़, शेंडुरूनी, पेपरा, नैयर, कलक्कड़, मुंडुरतुराई, सेम एकदम
आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ से आप उसको बेसिक पढ़ो, लेकिन शंकर आईएएस में इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ है। तो जब आपको पता है कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में 12-13 हैं, फिर इंडिया के टोटल मिला के 18 के आसपास हैं, तो क्यों ना सबका इंट्रोडक्शन एक विकीपीडिया से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यार, क्या है। मैंने तो यहीं से पढ़ के गया था और यहाँ से पढ़ के सॉल्व किया भी है मैंने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बताऊँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्पेसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पेसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, सम स्पेसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पेसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपैरस। ओके, यहाँ पे सम 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 करके 4 बार दिया हुआ, सारे स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ नहीं है। आप खुद सोचिए, टर्टल जो है, अगर सम स्पेसीज नहीं है तो टर्टल का होगा कि मतलब कि सारे स्पेसीज जो हैं वो कार्निवोरस हैं। ऐसा तो नहीं है, टर्टल घास वगैरह में रहता है, वेज भी खाता है यार टर्टल बेचारा। सम स्पेसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स। अब इसमें क्या डाउट होगा, आप खुद बताओ। मतलब मछली का तो आप कम से कम जानते होगा ना इतना कि मछली वेज भी खाती। चलो एक काम करते हैं, नहीं जानते ना, मछली अगर वेज नहीं खाती तो दाना वगैरह जो फिश का फूड भी होता है, आई नो, बट मछली का दाना वगैरह डालते हो आप जो मक्खान डालते हो मंदिर के पास और मछलियाँ आ जाती हैं खाने, तो क्या वो नॉन वेज रहता ना। नहीं, मुझे आप बताओ, आप टेम्पल के टैंक में जो मछलियाँ ढेर सारी कूदती हैं, आपने देखा होगा, बड़ा डर भी लगता है। आप उनको इलायची खिलाते हो, कुछ इलायची दाना खिलाते हो, क्या वो नॉन वेज रहता है क्या टेम्पल में। क्या एक्सप्लेन करूँ यार। अब मुझे खुद बता दो, फिश की बड़ी पॉपुलेशन टेम्पल के टैंक में रहती है, तो लोग क्या वहाँ पे टेम्पल में जाकर उनको नॉनवेज खिलाते हैं। टेम्पल में तो जनरली वेज ही होता है, वेज ही प्रसाद होता है, उसी में से लोग फेंकते हैं, वही वो खाते हैं। तो ये तो पक्का सही है, 2 हम जानते हैं कि सही है। तो यूपीएससी ने पता नहीं है क्यों दिया, मतलब एक भी ऑप्शन अगर ऐसी नॉलेज के कारण एलिमिनेट हो रहा है तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, वी नो कि सम स्पेसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, वी हैव सीन इन द टेम्पल्स फिशेज ईटिंग प्रसादम। तो प्रसादम जब खा रहे हैं फिशम, जब दे आर ईटिंग द प्रसादम, दे आर नॉट कार्निवोर्स। कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि कुछ स्पेसीज तो पक्का हर्बीवोर होंगी, तब भी खा रही हैं। हर्ब जो आपके मीट से नहीं है तो कहीं ना कहीं हर्ब से ही निकला हुआ चीज़। आप वेजिटेरियन मान के भी चल सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई 2 राइट है, ये तो हम पक्का जानते हैं। 2 राइट है तो कम से कम इतना तो एलिमिनेट कर सकते हैं। मुझे दूसरी बात बताओ, तो फिश आपके टैंक में होती है, साथ ही साथ टेम्पल के टैंक में टर्टल भी तो होता है, नहीं होता है क्या, आपने नहीं देखा। कोलकाता के चले जाइएगा काली घाट में, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्नेक भी मिल जाएगा ताला उसके कुएं में, मछली भी मिल जाएगी, टर्टल भी मिल जाएगा। और टर्टल तो कई लोग अपने फिश के टैंक में भी रखते हैं। तो ये नॉर्मल कॉमन सेंस जो आसपास की चीज़ें दिख रही हैं, उससे बड़ा मज़ेदार देखिए, सम स्पेसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स। भाई वेल की ही कई सारी प्रजातियां हर्बीवोर्स हैं। इनफैक्ट ब्लू वेल के बारे में कहा जाता है कि ब्लू वेल ही हर्बीवोर है। कॉमन सेंस। सम मरीन मैमल्स, बड़े कितने मरीन मैमल हैं, दुगोंग बेचारा, सी काऊ, ये भी तो कुछ स्पेसीज, ये भी तो मतलब खाता है ना, थोड़ा बहुत घास वगैरह खाता है। तो बहुत सारी स्पेसीज हैं यार, मरीन मैमल तो कई सारे हैं जो हर्बीवोर हैं। ठीक, एल्गी वगैरह खाते हैं कई सारे। ये ब्लू वेल को ही बोलते हैं कि वो जो है वेजिटेरियन है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, पता है, समझ। अब यहाँ पे दिक्कत होता है कि विविपैरस ओविपैरस क्या होता है। स्नेक जो है जनरली अंडे देता है ना, अंडे जो देते हैं उसको ओविपैरस बोलते हैं। इंसान क्या होता है, विविपैरस होता है, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे। तो बर्ड्स वगैरह क्या होते हैं, वो ओविपैरस होते हैं, अंडे देते हैं। स्नेक जो होता है वो भी जनरली अंडे ही देता है, लेकिन कुछ स्पेसीज वहाँ पे उसकी विविपैरस भी होती हैं। ये कंट्रास्टिंग फैक्ट है यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये आपके चारों स्टेटमेंट सही हैं, कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सम करके दिया तो क्या दिक्कत है, आप भी तो सम में मान लो ना कि यहाँ कुछ तो होगा। नाउ दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम करेंट अफेयर के जो स्पेसीज न्यूज़ में थी वहाँ से आया था। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना गाजर के हलवे से भी मीठा है, पूछो क्यों। इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में पाई जाती है। अरे यार, इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में क्यों पाई जाएगी जब इरावदी म्यांमार की रिवर है। जब आप डॉल्फिन जहाँ भी पढ़ते हो ना, तो मैंने भी आपको ऑलरेडी करंट अफेयर में ये चीज़ पढ़ा दी है। करंट अफेयर में मैंने कम्युनिस्ट पार्टी भी पढ़ा दिया था, खैर जून की बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ करा दिया उसमें और आगे चलते रहेंगे लेक्चर। जब डॉल्फिन पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, आप गैंजेटिक डॉल्फिन पढ़ते हो। तो आप पढ़ते हो कि गंगा और गंगा की जो सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी, उसमें गैंजेटिक डॉल्फिन है, भागलपुर में बहुत फेमस है, पटना में रिसर्च सेंटर बन रहा है। और जो आपकी गंगा के जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, जैसे कि नेपाल से जो कोसी वगैरह आ रही हैं, उसमें भी गैंजेटिक डॉल्फिन पढ़ते हैं। लेकिन कोई भी यूपीएससी में जो डील करता है, इनफैक्ट मैं भी पढ़ाता हूँ, तो गैंजेटिक डॉल्फिन के साथ मैं आपको 2 स्पीसीज और पढ़ाता हूँ। एक मैं आपको इंडस डॉल्फिन पढ़ाता हूँ, जिसका नाम मैं बताता हूँ भूलन। तो वो इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरी में भी मिलेगा, तो दैट मीन्स कि पंजाब वाले एरिया में भी मिल जाता है भूलन।
और तीसरा मैं आपको पढ़ाता हूँ इरावडी। इसके बाद जितने भी जो हैं डॉल्फिन वगैरह, रिवर डॉल्फिन वगैरह, फ्रेश वाटर डॉल्फिन, वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये 3 फेमस हैं, बाकी चाइना वगैरह में भी थे। तो इरावडी डॉल्फिन जो है वो तो इरावडी रिवर म्यांमार के साइड की बात हो रही है, तो चंबल रिवर की कहाँ से बात हो जाएगी? तो ये तो गलत हो गया ना। 2 इतना तो जानते, बाकी कुछ नहीं पता। ब्लू फिंड मैशीर है कि नहीं है, रस्टी स्पॉटेड कैट है कि नहीं है। इरावडी डॉल्फिन चंबल में नहीं, चंबल में अगर मिलेगी भी ना तो आपको गैंजेटिक डॉल्फिन गलती से मिल सकती है, उधर स्पेसिस कम हो गई, लेकिन गंगा की ट्रिब्यूटरी है तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वेरी इजी, मजा आया ना आपको? बाकी देखने की जरूरत नहीं है। 30 क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रो बीट्स दैट आर रिलीज इन टू एनवायरमेंट? अब आपको मैं यूपीएससी का ट्रेंड समझाता हूँ यहाँ पे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को, ठीक। आपका एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ 2019 में, इसके जस्ट 1 साल पहले 5 जून को 2018 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहा था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 का। और वो होस्ट कहाँ किया गया था? इंडिया ने होस्ट किया था। राज्यसभा टीवी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द फलाना, द डिकाना, यूपीएससी वेबसाइट्स, एवरीथिंग, इतने वीडियो डाले 5 जून इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की पूछो मत। ये तो न्यूज़ में उछल उछल के कूद रहा था इसके अरमान, पता है। और वहाँ पे पता है थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक के पॉल्यूशन, प्लास्टिक के टाइप, इसी में जो बात हो रही थी, सिंगल लेयर प्लास्टिक, डबल लेयर प्लास्टिक, ये थिन बैन कर देंगे, वो बैन कर देंगे, सारा इसी टाइम पे चल रहा था, सारा इसी टाइम पे चल रहा था। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम थी, इंडिया होस्ट कर रहा था, 5 जून की न्यूज़ थी 2018 की। और अगले साल यूपीएससी का एग्जाम लेना था, तो यूपीएससी ने बोला कुछ तो पूछ के रहेंगे इससे। अब मज़ेदार चीज़ देखिए, 5 जून 2018 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना था, बीट द पॉल्यूशन प्लास्टिक करके थीम था। उस पर ढेर सारे प्लास्टिक पे इन्होंने बताए, ठीक है, ढेर सारे प्लास्टिक पे इन्होंने चीज़ें बताई। साथ ही साथ ये देखिए कब आया था, 4 जून 2018 को प्लास्टिक इन ओशन। ये प्लास्टिक इन ओशन सारा जो था ना, माइक्रो प्लास्टिक वगैरह से रिलेटेड था, बीड्स वगैरह से रिलेटेड था। टूथपेस्ट में, कॉस्मेटिक चीज़ों में छोटे छोटे प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। आराम से आपके पेट में चले जाते हैं, नाक में चले जाते हैं, आँख में चले जाते हैं, जो भी उससे बाहर से निकल के फाइनली डिग्रेड तो होता नहीं, तो बह के रिवर वगैरह के थ्रू सबसे होके वो चले जाते हैं ओशन में। और ओशन में ये प्यारे टर्टल फिशेज जो है उनके पेट में चले जाते हैं और इससे बहुत डेथ होती है। स्पेशल प्रोग्राम था। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से आया, आई एम सेइंग कि प्लास्टिक पॉल्यूशन एनवायरनमेंट डे इंडिया होस्टिंग वहाँ से आया है। इंडिया ने फुल बैन कर दिया, अमेरिका ने, कनाडा ने और इंडिया ने फुल बैन कर दिया माइक्रोबीड पे, याद रखिएगा। माइक्रोबीड क्या होता है यहाँ से देख लीजिए विकिपीडिया से। माइक्रोबिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर इन लार्जेस्ट डायमेंशन। अगर 1 मिलीमीटर से छोटा है तो माइक्रोबीड है। प्रॉब्लम क्या होती है कि पॉलीथीन वगैरह के इससे बनाए जाते हैं, कई बार जो है कॉस्मेटिक वगैरह में लगता है। देखिए ना, एक्सफोलिएटिंग पर्सनल केयर तो मैं पहले यूज़ करता था एक्सफोलिएट करने के लिए, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, तो माइक्रोबीड लगते हैं, तो उसमें कई सारे रहते हैं माइक्रोबीड। टूथपेस्ट में, बायोमेडिकल और हेल्थ साइंस के रिसर्च में ये प्लास्टिक पार्टिकल वाटर पॉल्यूशन करते हैं, एनवायरनमेंट हजार्ड करते हैं, क्योंकि फाइनली वो चले जाते हैं ओशन में, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म को परेशान करते हैं। देखिए ये इमेज देख रहे हैं ना, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह में देखिए, टूथपेस्ट वगैरह में ऐसे ही दिखता है ना माइक्रोबीड। क्या होती है, रबिंग होती है तो क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन उसका नुकसान भी तो है ना। रबिंग से तो क्लीनिंग होती है, तो क्या इंसान घस दे कहीं पे जाके, हर चीज़ को अपने मुंह को घस दे, वहाँ पे छिला ना जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था, वाई इज देयर ए ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट? दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम। अभी तो दिखाया ना मैंने आपको। राज्यसभा टीवी के थंबनेल क्या था भाई? वही तो था, मरीन इकोसिस्टम। वहीं से मैंने ये सुना हुआ था प्रोग्राम एंड आई कुड सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने बड़े अच्छे से देखा था। राज्यसभा टीवी का जो इन डेप्थ आता है ना, जो हिंदी में विशेष भी कहलाता है, दोज आर वेरी हेल्पफुल। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कई बार। स्किन कैंसर वगैरह की बात नहीं हो रही थी वहाँ पे, क्रॉप प्लांट की बात नहीं हो रही थी, फूड अडल्ट्रेंट की बात नहीं हुई थी। मेन कंसर्न तो ये था, ग्रेट कंसर्न यही था कि मरीन इकोसिस्टम के पेट में चले जाते हैं और फिर जो है बड़ी दिक्कत होती है यार। क्वेश्चन नंबर 31, रिसेंटली देयर वाज ए ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल गर्डीनिया डाइवर्सिफोलिया बिकॉज इट इज़ फाउंड इन ए सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। नाउ दिस क्वेश्चन वाज वेरी टफ। ये बोल रहे हैं कि ग्रेट कंसर्न, ग्रोइंग कंसर्न था इंडिया में हिमालयन नेटल के बारे में। हिमालयन नेटल से क्या निकलता है ना, है ना, अवेयरनेस थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत यूज़फुल चीज़ है। हिमालयन नेटल से क्या निकलता है? अब ऑप्शन भी बड़े ज़बरदस्त हैं, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल फाइबर। ये दो में हमें बहुत कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ तो हमने देखा कि चलो एक तरफ एंटी मलेरिया का ड्रग बोल रहा है, एक तरफ बायोडीजल बोल रहा है, कहीं ना कहीं
पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल फाइबर, कहीं ना कहीं फाइबर पल्प निकलने की बात होगी, तभी ऐसे ऑप्शन दिए हैं। तो हमने सी और डी में पॉइंट आउट किया था एंड आई मार्क्ड पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, बट आंसर था टेक्सटाइल फाइबर। अब ये देखिए, कहने को तो द हिंदू में आया था दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम के पहले, ए टेस्ट ऑफ द माउंटेन्स, और वहाँ पे हिमालयन नेटल की आपको एक वहाँ पे मिलेगा मेंशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि नेटल बोला है, लेकिन हिमालयन नेटल ऐसा करके कुछ नहीं बोला था, तो क्लियर तो नहीं होता बहुत ज़्यादा। स्टिंगिंग नेटल प्लांट दैट ग्रोज इन द वाइल्ड एंड लीव्स इचिंग फॉर द डेज मेड इन टू डिलीशियस, करी भी बनाते हैं। नेटल देखा वहाँ पे लोगों ने तो करी देखा था, इसका कोई मतलब हिमालयन नेटल का हमने मतलब ये फाइबर में उपयोग नहीं पड़ा था यहाँ पे। उसके पहले मुझे ये मिला 2017 में, ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, हिमालयन नेटल फाइबर यील्डिंग प्लांट हैज़ कम बिकम इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड ऑप्शन फॉर द पीपल लिविंग इन माउंटेनस हिंदू कुश हिमालयाज में। हिमालयन नेटल जो है सीधे सीधे फाइबर यील्डिंग प्लांट है। ये न्यूज़ आई थी 2017 में। इसका मतलब ये नहीं कि आप डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ने लगे, बस बता रहा हूँ कि यूपीएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल लेता आपने। डाउन टू अर्थ एक बहुत अच्छी मैगजीन है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि टेक्सटाइल फाइबर हिमालयन नेटल के लिए अब जाके पूरा डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ने लगे। 32, तो दो ऑप्शन में तो आप आ जाते पल्प और टेक्सटाइल फाइबर में, वहाँ पे 50-50% आपको करना ही था जो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड। एप्लीकेशन बेस्ड है कि नहीं है? नहीं, आप खुद बताओ क्या पूछ रहे हैं। यूज्ड, कौन कौन से काम करने के लिए सैटेलाइट डेटा का यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड है कि फीचर बेस्ड है? एप्लीकेशन बेस्ड है ना। जैसे ही एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ऑब्वियसली क्लोरोफिल कंटेंट का एस्टिमेशन हो जाता है क्योंकि ग्रीनरी होती है। सैटेलाइट इमेज से पता चल जाता है कि क्लोरोफिल कंटेंट है कि पतझड़ आ गया है, कि एकदम जो है क्रॉप जो है डिप्राइव्ड है न्यूट्रिशन का और क्लोरोफिल की कमी हो रही है और वहाँ पे नेक्रोसिस हो रही है। ये चीज़ें पता चलती है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम द राइस पैडीज ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी पता चल जाता है सैटेलाइट के रिमोट सेंसिंग के डेटा से। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी पता चल जाता है। सारी चीज़ें सैटेलाइट के डेटा से पता चल जाती हैं। रिमोट सेंसिंग है यार, नाम में ही सेंसिंग लगा हुआ है, रिमोट सेंसिंग, दूर की सेंसिंग, तो ये सारे काम हो जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, विथ रिप्रेजेंट्स ऑफ द स्टेट मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ ट्राइब टोटल एरिया द स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन क्यों आया? पेपर कब हुआ है? 2019 में, राइट। और 2019 के जून में हुआ था ना। इसके पहले 2017 में आईएसएफआर का रिपोर्ट आया होगा, हर 2 साल पे आता है। 2019 में फिर आता है, लेकिन दिसंबर में आता ना। लेकिन उसकी डेटा वगैरह पहले आने लगी थी कि भाई आने वाला आईएसएफआर रिपोर्ट वगैरह उसमें क्या रहेगा, तो उसके हिसाब से जब परसेंटेज टोटल एरिया के हिसाब से आप तुलना करेंगे तो आपको टॉप के कुछ स्टेट का तो जानना चाहिए। विथ रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड है टोटल एरिया ऑफ द स्टेट का। और नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट मैंने पढ़ा दिया कि उसका परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। तो वो स्टेट आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैंने कौन से स्टेट में कवर किया है कि उसका परसेंटेज एरिया फॉरेस्ट में हाईएस्ट है। ठीक, यहाँ पे जो देख रहे हैं उसमें कोई हाईएस्ट वाला नहीं है। मध्य प्रदेश ओवरऑल एरिया में हाईएस्ट है, परसेंटेज में हाईएस्ट नहीं है पूरे कंट्री में। लेकिन यहाँ 4 स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये है उसका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में महाराष्ट्र सबसे नीचे क्यों, आप खुद बताइए। महाराष्ट्र का आप मैप देखेंगे तो महाराष्ट्र के मैप में वेस्टर्न घाट में फॉरेस्ट हैं, लेकिन वो बहुत पतला स्ट्रिप है, कोंकण एरिया, ठीक है। जब आप नागपुर वगैरह की बात करते हैं और जो ये इंदौर वगैरह के साथ जो बॉर्डर ज्वाइनिंग है मध्य प्रदेश के साथ जो बात करते हैं, नागपुर वगैरह के साथ बात करते हैं, वहाँ कोई बहुत फॉरेस्ट नहीं है, बारिश होती ही नहीं बहुत ज़्यादा। मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बारिश नहीं होती, तभी तो ट्रेन से पानी भिजवाया जा रहा था कि वहाँ के लोगों के पास पानी की कमी होती, ड्रॉट हो गया था। तो महाराष्ट्र में ड्रॉट हो गया था। तो जब ऐसा एरिया है तो वहाँ पे फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में हाईएस्ट होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है यार। है नेशनल पार्क, आई नो कंजर्वेशन एरियाज हैं, बट अब तुलना करिए उड़ीसा से, कितनी रिवर वगैरह उड़ीसा में, कितना कंजर्वेशन, कितनी सारी स्पेसेस। मध्य प्रदेश से तुलना करिए, भारत का टोटल एरिया अगर बात करें फॉरेस्ट में तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट है, तभी तो इतने नक्सलाइट भी हैं, चीज़ें हो रही हैं। ये महाराष्ट्र में भी जो है फॉरेस्ट का एरिया, वहाँ पे नक्सलाइट हैं जो आपके एडजॉइनिंग है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया से। तो ये आपको तो समझना होगा कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि इन 4 स्टेट की बात करें तो कंसंट्रेशन डेंसिटी जो होगी फॉरेस्ट की सबसे कम कहाँ पे होगी, तो महाराष्ट्र में होगी। वो कर लेते तो फिर आपके 2 ऑप्शन बचते, 3241 या फिर 32414। वहाँ पे भी देखिए 2 तो कॉमन दिए हुए हैं, दैट मीन्स कि 41 में भी कहीं प्रॉब्लम है, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। और ये बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ में डेंसिटी कहाँ होगी, दोनों बहुत हाई कॉम्पिटिशन है। 50% लेकिन आ गए ना आप, 50% आ गए तो कुछ तो मार्क करिए।
गलत होगा तो ठीक है, सही होगा तो फिर आपका बहुत बेनिफिट है। ऐसे 50-50 पर करते करते आपके 125 नंबर 130 नंबर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट? ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? मीथेन हाइड्रेट के फॉर्म में है। CH4 जो है H2O के साथ एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना के है, अगर कंपाउंड बना के है और उसमें फंसा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के होने से पानी अगर रिलीज हो जाएगा, हाइड्रेट लगा हुआ पानी रिलीज लगा हुआ है तो ये फिर निकल जाएगा ना। हाँ, तो रिलीज हो जाएगा ना मीथेन का इससे। तो इसमें क्या बुराई है ये समझने में? समुद्र के नीचे या कहीं भी मीथेन हाइड्रेट का डिपॉजिट है, उसमें H2O फंसा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के कारण वो H2O वहाँ से निकल। ओ, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई मीथेन हाइड्रेट है तो पिघल जाने से क्या बोल रहा है ये, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। देखिए, मीथेन हाइड्रेट को हम लोग मीथेन कैल्थरेट भी कहते हैं, मीथेन हाइड्रेट भी कहते हैं, हाइड्रोमीथेन भी कहते हैं, मीथेन आइस भी कहते हैं। फायर आइस भी क्यों कहते हैं आप खुद सोचिए। इसमें मीथेन है तो आइस, लेकिन अगर आग लगा दे तो उसका मीथेन जल जाएगा तो फायर आइस हो गया। नेचुरल गैस हाइड्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मीथेन है। तो कल को इसको हम अगर एक्सट्रैक्ट कर लें, जमा कर लें, तो ये नेचुरल गैस का सोर्स भी हो सकता है। द हिंदू वगैरह में आर्टिकल है, IIT मद्रास रिसर्च कर रहा है कि इसी को नेचुरल गैस का सोर्स बना लेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वाटर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में गैस फंसी हुई है और सॉलिड फॉर्म में है, जस्ट लाइक आइस। ओशन के फ्लोर में सेडिमेंट्स में होते हैं ये, और लो टेम्परेचर के ओशन में हाई प्रेशर में ये बन जाते हैं। समुद्र की तली पे लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे ये होते हैं भैया। अंटार्कटिक के आइस कोर में बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही ये पिघलेगा ना अंटार्कटिक वगैरह का एरिया, तो ये सारे भी रिलीज हो जाएंगे। तो मीथेन हाइड्रेट के बारे में क्या सही है? ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसका मीथेन का रिलीज हो सकता है, बिल्कुल रिलीज हो सकता है डिपॉजिट से। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन अंटार्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। विकीपीडिया पे तो लिखा हुआ था ना अभी तक, यही तो विकीपीडिया पे लिखा हुआ था, सीधे सीधे लिखा हुआ तो है विकीपीडिया पे, कहाँ दिक्कत है? मीथेन हाइड्रेट्स इन डीप अंटार्कटिक आइस कोर्स, हाँ ना, यहाँ तो है। द आइस मीथेन कैल्थरेट रिकॉर्ड इज प्राइमरली सोर्स ऑफ डेटा फॉर ग्लोबल वार्मिंग रिसर्च। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से वो कम होता जा रहा है। तो सारा तो विकीपीडिया पे आंसर लिखा होता है। अब इसको जाकर विकीपीडिया पर मत पढ़ने लगिएगा, एक क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए एक्सप्लोरेशन है। मीथेन हाइड्रेट अगर पढ़ेंगे न्यूज़पेपर वगैरह में तो विकीपीडिया से देख लेते तो काम हो जाता। तो ये दोनों सही हो गए। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ए डिकेड ऑफ 2। ये वाला जो है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों मीथेन हाइड्रेट से रिलेटेड है। लेकिन ये अब दूसरी चीज़ है कि मीथेन एटमॉस्फेरिक में जो है ऑक्सीडाइज होकर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, 1 डिकेड या 2 डिकेड, मतलब 10 साल से लेके 20 साल के बीच में। ये आपको शंकर आइस में मिल जाएगा, नहीं तो कहीं और एनवायरनमेंट की बुक में मिल जाएगा कि मीथेन जो है ना अपने फॉर्म में नहीं रहता। मीथेन का बाद में जो है CH4 का ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। ऑक्सीडाइजेशन मतलब सी के साथ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन आके जो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो सैकड़ों साल वातावरण में रहेगा ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए। मीथेन का ज़्यादा कंसर्न इसीलिए, मीथेन शॉर्ट लिव्ड है बट वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड बाद में बना देता है, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग लंबे टाइम तक होती है। बाकी अगर इंटेंसिटी की बात करें तो मीथेन की इंटेंसिटी ज़्यादा है ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड है, बाद में रिलीज करके चेंज होकर ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना देता है, और वो फिर और ज़्यादा कंसर्न हो जाता है लंबे टाइम के लिए। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। थोड़ी नॉलेज भी चाहिए, थोड़ा एलिमिनेशन भी चाहिए कि भाई क्यों नहीं ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो निकलेगा क्यों नहीं वो। ग्लोबल वार्मिंग तो सब निकल जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन से जो गैसेज हैं जिसमें क्रॉप और बायोमास के रेसिड्यू से बनाया जाता है? मैंने आपको बोला था एक फोकस एरिया, कौन सा गैस कहाँ से निकलेगा, तो हमने बेंजीन जैसे पढ़ा था, तो सारी जगह से निकलेगा। उसी तरह अगर आप क्रॉप का या बायोमास का रेसिड्यू जलाएंगे तो सारी गैसें निकलेंगी, ओजोन भी निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा, कार्बन मोनोक्साइड भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। देखिए, इनकम्प्लीट बर्निंग होगी तो कार्बन मोनोक्साइड तो निकलेगा ही। कार्बन मोनोक्साइड निकलेगा तो आपके पास 3 ऑप्शन बच जाएंगे। जो आप फ्यूल वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसको जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल वगैरह भी जलाते हैं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है फॉसिल फ्यूल में, तो 2 तो रहेगा ही। 2 रहेगा तो आपके पास ये ऑप्शन हो गया 1 2 या 1 2 3 4। मतलब आप कंफ्यूज हैं कि मीथेन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ओजोन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ऐसे जान लीजिए, ओजोन लोअर लेवल पे पॉल्यूटिंग गैस है और ये निकलता है। अगर आप क्रॉप रेसिड्यू वगैरह को जलाओगे तो ओजोन निकलता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि ओजोन नहीं निकलेगा, लोअर लेवल पे ओजोन निकलेगा। कई बार ये निकल के कुछ और बनता है, चेंज होकर ओजोन में हो जाता है, तो उसको भी काउंट कर लिया गया यहाँ पे हर कुछ। मीथेन भी निकलेगा, पैडी के फील्ड से मीथेन निकलता है यार, बहुत निकलता है, ठीक है, ओके। तो फिर इस तरह से आपका आंसर 1 2 3 4 हो जाता है यहाँ पे। ऐसे में कुछ ना समझ आए तो सारा सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 10 बार पढ़ा चुका है ये चीज़ कि सी बताया और बॉर्डरिंग कंट्री, तो इसी पे एक फोकस एरिया आपको जानना है। अच्छा, ये मैंने आपको तो बता दिया ना। अच्छा, मैपिंग की क्लास में बताया क्या? नहीं, इसी में बताया, सॉरी,
इसी में बता दिया है, पिछले लेक्चर में बता दिया कि आपको कौन कौन से सी पढ़ने, तो सारे आपको यहाँ पे बताए थे ना, कैस्पियन, एड्रियाटिक पे याद रख लीजिएगा, मेडिटेरेनियन, रेड सी, ये सारे मैंने आपको बताए थे। हर सी और उसकी बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर कंट्रीज, ये फोकस एरिया में है। इसका आंसर ये होगा जो 134 है। इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने आपको बोला था ये फोकस करने को सारे सी के बारे में, सारे मैंने लेक भी बताए हुए हैं, सी भी बताए हुए हैं। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। राइस का अगर एक्सपोर्टर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इंडिया है, पता है आपको। और अगर प्रोडक्शन की बात करें, अगर प्रोडक्शन की ओवरऑल किसी कंट्री में सबसे ज़्यादा किस में होता है तो उसमें चाइना एक नंबर पे। लेकिन अगर एक्सपोर्टर की बात करें तो इंडिया है। और ये आज से कहानी नहीं है, ये 2010 के आसपास से कहानी चली आ रही है, 10-11 साल से। क्यों हो रहा है? क्योंकि बासमती राइस की बहुत डिमांड है। पाकिस्तान कंप्लीट करना चाह रहा है कि बासमती करेगा, हम दे ही नहीं रहे टैग बासमती का। इंडिया इसमें है, दे नहीं रहे टैग, मतलब हम यूरोपियन यूनियन से ये बात कर रहे हैं कि अगर बासमती बोलिए तो इंडिया वाले को बोलिए। इंडिया में जो जीआई टैग दिया जाता है उसके लिए कंट्री में CGPDTM है, लेकिन बाहर से कोई देगा अगर जीआई टैग तो वहाँ पे कंट्री से बात करनी पड़ेगी ना, तो यूरोपियन यूनियन से। एक्सपोर्टर में इंडिया है, प्रोड्यूसर में चाइना है एक नंबर पे। ग्लेशियर है और रिवर की बात हो रही है, बंदर, पूंछ, यमुना, बड़ा सिंगा, चेनाब, मिलान, मदाकरी, सियाचिन, नुब्रा। ठीक, आपने मेरा इंडिया चाइना का रिलेशन देखा है? सियाचिन नुब्रा पढ़ाया था ना मैंने आपको, हालांकि वो बाद में पढ़ाया, 2020 के लिए पढ़ाया, तो आई वोंट टेक क्रेडिट, बट उसमें कवर किया हुआ। सियाचिन नुब्रा अगर आप जानते हैं, और हर कोई जानता है यार, सियाचिन की बात होती है तो नुब्रा वैली की बात होती है, लद्दाख वाले एरिया में हर कोई जानता है भाई, वहाँ से निकलती है। अगर ये पता होता ना आपके पास तो यू हैड द आंसर, यू नो। बस एक चीज़ से, बस एक चीज़ से, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं थी। 5 को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। जेमू ग्लेशियर से मानस कहाँ से यार? मानस तो आपके असम वगैरह में फ्लो करती है। खैर, ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। सियाचिन और नुब्रा वैली तो रोज़ न्यूज़ में आते हैं लद्दाख के कारण, हर कोई पढ़ाता है ये। और ये पता होता 4 सही है तो ये सारे एलिमिनेट हो जाते, एक सीधा सीधा आंसर आता। क्या दिक्कत है? बाकी देखने की ज़रूरत है क्या? आप खुद बताइए ना। नहीं, आप मुझे बताइए, बाकी देखने की ज़रूरत है क्या? नुब्रा सियाचिन कौन नहीं जानता यार। इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियन, फोरेट एंड ट्राइजोफॉफ एप्रीहेंसन केमिकल्स आर यूज्ड एज। बोल रहे हैं कि ये केमिकल हम यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी हम इनसे डरते हैं। समझ रहे हैं आप? हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं फिर भी हम उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ठीक, डर के साथ इनका उपयोग करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, यूज़ करते हैं ये भी लिखा हुआ है, ठीक, और इससे हम डरते भी हैं। तो क्या है ये? सारी चीज़ों में यूज़ भी है, डर भी है। फ्रूट राइपनिंग तो उससे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि ये पेस्टिसाइड है और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। तीनों में से एक भी जानते तो आप सॉल्व कर लेते। फोरेट तो बच्चे बच्चे सुनते हैं यार। फोरेट अगर आप थोड़ा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, आप चलिए मिथाइल पैराथियन नहीं सुना होगा, कार्बोफ्यूरन, फोरेट तो हर कोई सुनता है। कई बार जो है इसको लोग धमकी भी देते हैं लोग कि हम सुसाइड कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो पेस्टिसाइड होते हैं एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पढ़िए एग्रीकल्चर के बारे में तो आपको पता चलेगा। बड़े खतरनाक पेस्टिसाइड है। रामसर कन्वेंशन में क्या बात हो रही है कि इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट, कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा क्या बोल रहे हैं? रामसर कन्वेंशन के अंदर ये मैंडेटरी है कि इंडिया जो है सारे वेटलैंड को कंजर्व करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। जब आप अच्छे से जानते हो कि इंडिया में वेटलैंड तो हज़ारों हैं, उसमें से रामसर साइट्स कुछ फ्यू हैं, तो जब रामसर साइट जो बनाएंगे उसको कंजर्व करने की जिम्मेदारी लेंगे कि पूरे दुनिया भर के हम इंडिया में जितने भी वेटलैंड है सबकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या कॉमन सेंस है यार। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, सबकी जिम्मेदारी हो जाएगी। जिसको तुम रामसर का टैग दोगे, रामसर का, हम रामसर का उसको कंजर्व करेंगे ना। जो मेरे छोटे छोटे तालाब है, मेरी जो नाला है बगल में, वेटलैंड है, उसको भी कंजर्व करने की जिम्मेदारी हो गई। नहीं, मैं टैग दे दूँ तब कंजर्व करेंगे। वन राइट नहीं होगा, वन राइट नहीं होगा तो मजाक हो गया अब। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 कॉमन होने के बावजूद भी 2 3 की जगह 3 ओनली आंसर है। 3 ओनली आंसर क्यों है? द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रामसर कन्वेंशन। ये सीधे सीधे नॉलेज की अब यहाँ पे बात आ गई है। 3 से हमारा काम नहीं चलेगा, 3 तो कॉमन है, 2 सही है कि नहीं ये जानना पड़ेगा। ये रामसर कन्वेंशन के रिकमेंडेशन पे नहीं था, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स। यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमेशा गलती करते हैं, आपको लगता है उसी के कारण है, लेकिन देखिए वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल का मैं PDF निकाल रहा हूँ, गाइडलाइन ये आई जो थी। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स
अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू ये कंजर्वेशन रूल्स आए थे, और वो उसकी लॉ जो रूल्स आए थे 2010 से लेकर अभी तक, वो सारे किसके थ्रू आए थे? EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के कारण आए थे। और इतनी ही डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन में कि इनफैक्ट इनसाइट्स और विजन वगैरह ने, विजन का तो मैं श्योर हूँ, उसने 2 और 3 आंसर दिया था। यूपीएससी का ऑफिशियल की 3 ओनली है, क्योंकि वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 जो है ये आपके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, ईपीए के अंदर फॉर्मुलेट किए गए हैं, वहीं से हैं। इसकी ओरिजिन रामसर कन्वेंशन में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर 3 ओनली होगा। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 ऑल्सो इनकम्पासेस द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड्स एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। तो कोई मान लीजिए कि वेटलैंड और का पानी आ रहा है, मान लीजिए कि गंगा से, यमुना से, सब जगह से, तो ये पूरा ड्रेनेज बेसिन पे फोकस किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। ये 3rd ओनली चलेगा, बाकी सारे गलत हैं। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, कोचिंग वाले सारे का भी गलत हो गया, बट यूपीएससी का तो सब सही होता है अपने हिसाब से। थैंक यू सो मच। इसके साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम वहाँ पे 41 से 60 क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।